बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो पाक फ़ौज के तर्जुमान DGISPR अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़े अच्छे मौजू पे थी। इंडिया के साथ पाकिस्तान की गुज़िश्ता साल लड़ाई हुई। मार्का हक का भी उसे नाम दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से। बयानुल मरसूस उस ऑपरेशन को कहा जाता है, जबकि इंडिया ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। उसमें पहले इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान में बहुत सारे टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। बहावलपुर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुरीद के में, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बमबारी की। कुछ हमारी एयर बेसिस पे भी उन्होंने बमबारी की। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए एक एयर कॉम्बैट में, और इसमें इंडिया को बहुत शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तान ने उस वक्त जो इतला आई, 6 तैयारे गिराए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाते बढ़ाते उनकी तादाद 10 से ज़्यादा कर दी है। और अब तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो भी ये कह रही है कि उसमें कुछ बड़े कीमती ड्रोन्स भी थे भारत के। तो ये कुल मिलाकर भारत का नुकसान 8 तैयारों का अब बताया जा रहा है कि भारत को ये नुकसान हुआ था। तो भारत के लिए एक शर्मिंदगी है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा बजट है उसका, बहुत बड़ी इकॉनमी है उसकी, और प्रोफेशनल फ़ौज भी है भारत की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से और प्लानिंग से नुकसान दिया था। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 1 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान लड़ाई से गुरेज कर रहा था। उस वक्त के वीलॉग्स अगर आप उठाकर देखें तो मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि जवाब दे, पाकिस्तान को चाहिए कि इस लड़ाई को उठाए और उठाकर इंडिया में ले जाए। जब इंडिया को इस लड़ाई की गर्मी का एहसास होगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि लड़ाई होती क्या है। इंडिया लगातार मार रहा था, पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे था, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फिर जंगबंदी हो गई। तो पूरा पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था, क्योंकि इंडिया के साथ लड़ाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने सारी लड़ाई का क्रेडिट अकेले ले लिया, और वो क्रेडिट लेके फील्ड मार्शल बन गए। उन्होंने एक्सटेंशन भी ले ली, इस्तिस्ना भी ले लिया, और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस जंगी कामयाबी को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, जो आसिम मुनीर साहब की मुखालिफ सियासी जमात है, उसको बहुत ज़्यादा कुचला गया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया इस बयानुल मरसूस में मिलने वाली कामयाबी के बाद। तो ये एक आदमी की कामयाबी नहीं थी, पूरी कौम की कामयाबी थी, पूरे मुल्क की कामयाबी थी। कोई एक आदमी ना इसका क्रेडिट ले सकता है और ना उसे दिया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानियों का तो फार्मूला है सादा सा, दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे। सीधी सीधी बात है। जब आप दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो सारा पाकिस्तान आपके साथ होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं तो पाकिस्तानी फिर आपको शिकस्त देते हैं, जैसे पाकिस्तानियों ने आपको 8 फरवरी 2024 को शिकस्त दी थी। DGISPR ने कुछ बड़े हैरान कुन बयान दिए। एक स्टेटमेंट DGISPR ने दिया। देखिए, अगर वो बात करते ना सिर्फ इंडिया के मामले में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मज़ेदार रहती। वो सिर्फ इंडिया पे बात करते, इंडिया के हवाले से बात करते, बयानुल मरसूस पे बात करते, 1 साल गुजर गया उन्हीं यादों पे बात करते, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रखते, तो वो रिपोर्ट होते, वो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन DGISPR, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज काफ़ी हद तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पोलिटिसाइज हो चुकी है और हमेशा से ही है, तो वो सियासत पे बात करने से बाज नहीं आए। उनसे सवालात भी किए गए, उन्होंने जवाब भी दिए। हालांकि वहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि आज का हमारा ये सारा का सारा जो सेशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बयानुल मरसूस पे, और हम बात करेंगे इंडिया के साथ होने वाले मार्का हक पे, और किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। लेकिन फिर सारी बात नहीं हुई। DGISPR ने एक बड़ा हैरान कुन बयान दिया, लेकिन वो इंडियन फौज के बारे में दिया। ज़रा बयान आप सुनिए और गौर से सुनिए, और आप सोचिए कि ये बयान सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन सी फौज आती है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए DGISPR का। अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, ये सुन ले, फिर मैं आपको तर्जुमा बताता हूं। This is dangerous if you politicize your millet and you militarize your politics, and we are seeing that happening over there. जी, आपने ये स्टेटमेंट सुन लिया DGISPR का। अगर आप अपनी फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। ये हम भारत में देख रहे हैं। ये DGISPR ने कहा, फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे। देखिए, मुझे पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार होना चाहिए ना, मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मेरी फ़ौज भी पाकिस्तान की फ़ौज है। तो इंडियन फ़ौज तो वो फ़ौज है जिसके साथ पाकिस्तानी फ़ौज लड़ती है, और हमेशा हमने पाकिस्तान के बयानियों को सपोर्ट किया। लेकिन सच सच होता है ना। देखें, 4 मार्शल्लाह इंडिया में लगे हैं या पाकिस्तान में लगे हैं? कहाँ की फ़ौज है जिसने सियासत की है? 4 मार्शल्लाह तो लगे हैं जनाब पाकिस्तान में।
और जो आर्मी डिक्टेटर्स हैं वो सुदूर कहां पे बनते रहे, इंडिया में बनते रहे या पाकिस्तान में बनते रहे? पाकिस्तान में बनते रहे। पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या इंडियन फौज ने हुकूमतें गिराई हैं? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, वजीर आजम हाउस के ऊपर कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया है या इंडियन फौज ने इंडिया के अंदर यह काम किया है? भारत में कोई SIFC तर्ज का इदारा नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में बनाया जाता है। भारतीय फौज कोई बहुत बड़े कमर्शियल कारोबार भी नहीं करती, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फर्क आपको बता रहा हूं कि DGISPR को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वो खुद कहां खड़े हैं। सियासतदानों का अगवा करके जबरदस्ती फैसले और तरमीम नहीं करवाई जाती, भारत में, पाकिस्तान में करवाई जाती हैं। वहां फौजी अफसरान के बैनर्स और पोस्टर सड़कों पर और इंतखाबात में नहीं लगाए जाते कि जनाब ये मेरा जर्नैल से ताल्लुक है, ये फील्ड मार्शल की जमात है हमारी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट डालें। इस तरह वहां भारत में वोट नहीं मांगे जाते, ये पाकिस्तान में किया जाता है। भारत में वहां के मिलिट्री चीफ जो है वो एक्सटेंशन वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लेते, इन चक्रों में नहीं पड़ते। यहां पाकिस्तान में इन चक्रों में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, भारत में ये चीजें बहुत कम है। फिर वहां जो है पुलिस वाला भी एक फौजी ऑफिसर को पूछ सकता है, यानी कानून की इस हद तक बालादस्ती है कि वो कम से कम फौजी जवाबदेह होता है, अगर पुलिस वाला भी उसको पूछना चाहे तो पूछ सकता है। वहां फौज पूरा इलेक्शन चोरी नहीं करती भारत में, पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया ना। इलेक्शन कमिश्नर की तो औकात ही नहीं है, एक आवाज दें आर्मी चीफ तो वो बेचारा दौड़ा जाता है फाइलें हाथ में लेकर। लेकिन भारत के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत आजाद है, बहुत ताकतवर है और वो इलेक्शन करवाते हैं अपनी मर्जी से। तो उनका आर्मी चीफ मुल्की और आलमी मामलात के अंदर मुदाखलत भी नहीं करता, ना मईशत में मुदाखलत करता है, ना दाखिली पॉलिसीज में मुदाखलत करता है, ना खारजी पॉलिसीज में मुदाखलत करता है। आज मेरे सुनने वाले जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर को ये पता भी नहीं होगा कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछे ना इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, वो नहीं बता पाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियों में इतना ज्यादा मुतहर्रिक रहता है, वो सारे काम करता है जो उसके करने के नहीं है, लिहाजा वो हाईलाइट में भी रहता है। फिर एक और बात जो है वो DGISPR ने की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पाकिस्तान में। उन्होंने कहा बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, मसाइल हल करें। किसने रोका है? अफवाज सियासत में स्टेक होल्डर नहीं है, हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। देखें DG साहब ऐसे तो ना करें ना। मुझे जब ISI उठाकर लेकर गई थी तो 5 महीने मेरे से सिर्फ सियासी मुतालबात कर रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये बात कह दो, वो बात कर दो, इसके खिलाफ झूठी गवाही दे दो, फलाने सियासतदान को सपोर्ट कर दो हमारे कहने पर और फलाने सियासतदान को सपोर्ट ना करो क्योंकि हमारे आजकल वो खिलाफ है। तो ISI तो 5 महीने सियासत ही कर रही थी। और क्या कर रही थी जब मैं उनकी जबरी तौर पे गुमशुदगी के दौरान मैं उनकी हिरासत में था? वो यही काम कर रहे थे। आपने खुद एक सियासी जमात को इंतशारी करार दिया, उसके लीडर को ज़हनी मरीज करार दिया और आपने ये भी कहा कि इंतशारियों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। कई कई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ की, फिर आप कहते हैं फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो DGISPR बोलते हैं।